प्राचीन भारतीय इतिहास के दूसरे एपिसोड में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इस चैनल पर ये वीडियोज आपको मिल जाएंगे। एग्जाम और रिवीजन सीरीज में पढ़े हुए विषय को एग्जाम तक कैसे याद रखें, किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है, रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाएं, ये वीडियोज में कंप्लीट कर चुका हूं। कैरियर काउंसलिंग में 10वीं के बाद इंटर में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स क्या लें और यदि लें तो लेने का आधार क्या होना चाहिए। दूसरी वीडियो है इंटर के बाद रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लें या डिस्टेंस मोड में। ये जो डाउट है इसको भी मैं क्लियर कर चुका हूं। स्टैटिक पोर्शन में आपको इतिहास की वीडियो शुरू हो गई है, जिसमें हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास को बहुत डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो विश्व के इतिहास को भी हम लोग शुरू करेंगे। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो भी शुरू कर चुका हूं। ये अभी फिलहाल शुरू हुआ है, धीरे धीरे इसमें रेगुलरिटी बनेगी। 65th बीपीएससी 2019 स्पेशल के लिए 6 माह की रणनीति, 9 माह की रणनीति और 1 साल की संपूर्ण रणनीति प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। दैनिक समय सारणी स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए और वर्किंग प्रोफेशनल या कोई हाउस वाइफ है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। और करंट अफेयर्स की जो सीरीज आपको संडे को मिलती थी, अब ये थर्सडे को भी मिलेगी, क्योंकि हम लोग अभी 1 महीना लगभग पीछे चल रहे हैं। तो जब तक हम लोग बिल्कुल अप टू डेट नहीं हो जाएंगे तब तक आपको सप्ताह में 2 वीडियोज मिला करेंगी अब करंट अफेयर टेस्ट सीरीज की। और जब ये हम लोग अप टू डेट हो जाएंगे तो समसामयिक चर्चा जो एक सीरीज आरंभ की गई है, जिसका पहला वीडियो जारी हुआ है, फिर ये वीडियोज ये कंप्लीट होने के बाद ये वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहेंगे सप्ताह में 2 दिन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोज आए तो आपसे मिस ना हो सके। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। मैं सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम लोग जानते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा है। हमने पाषाण काल को देख लिया है, उसमें से पाषाण काल को 3 भाग में विभाजित किया गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहां तक की कहानी हम लोग देख चुके थे। और हमने ये भी देखा था कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले लोग क्या करते थे, शिकार करते थे और भोजन को कहीं दूसरे जगह से इकट्ठा करते थे। फल फूल, कंदमूल, कच्चा मांस खाते थे, गुफा में रहते थे, भोजन की खोज में इधर उधर भटकते थे। लेकिन नवपाषाण काल में परिवर्तन आया। लोगों ने पशुपालन सीखा, खेती सीखा, खाना पका के खाना सीखा, क्योंकि आग की खोज हो चुकी थी। उसके बाद गांव में रहना शुरू कर दिया और अस्थायी निवास लोगों का हो गया। अब आगे की कहानी और मजेदार है, क्योंकि जब लोग एक साथ गांव में बसेंगे तो उनके बीच इंटरेक्शन होगा और यहीं से मानव जीवन में सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत होती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है धातु की खोज। अब धातु युग की शुरुआत हो चुकी थी। धातु युग को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। सबसे पहला आता है चालकोलिथिक एज, जिसको कहते हैं ताम्र युग, जिसकी अवधि है 3500 से लेकर 1500 BC तक। और दूसरा है ब्रॉन्ज एज, जिसको कांस्य युग कहते हैं और इसकी अवधि है 3300 लेकर 1300 BC तक। और फिर लौह युग, जिसकी अवधि है 1500 से 200 BC तक। इस वीडियो में हम लोग इस पहले दोनों की चर्चा करने वाले हैं, यानी चालकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज की चर्चा करने वाले हैं। और धातु युग की शुरुआत नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज के अंतिम चरण में ही शुरू हो गया था। पहला धातु कॉपर यानी तांबा था, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया गया था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर में ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध थी। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। जैसा देख रहे हैं ये छोटी बस्तियां हैं और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पश्चिमोत्तर का, यहीं पर बसावट शुरू हो गया था। और ये देखिए लोगों के बर्तन। सभ्यता की शुरुआत कैसे होती है? जब लोग एक साथ बसेंगे तो लोगों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड होगा, यानी जो चीज लोग उत्पादन नहीं करते हैं वो दूसरे से अदला बदली करेंगे, क्योंकि उसमें पैसे की शुरुआत तो हुई नहीं थी। तो माल का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। तो उसमें क्या क्या माल का आदान प्रदान होगा? फसल हो सकता है, जिसके पास फसल है उसे मवेशी चाहिए, मवेशी का उत्पाद चाहिए। जिसके पास मवेशी है उसको फसल चाहिए। मिट्टी के बर्तन, औजार, तांबे का, ये सब चीजें एक्सचेंज होती थी। और यहीं से ग्रामीण हाट, देखिए एक तस्वीर है अभी, ग्रामीण हाट बसना शुरू हो गया लोकली, जो कि साप्ताहिक लगता होगा मेला।
और यहीं से शहरीकरण की भी शुरुआत हुई है। साप्ताहिक हाट के पास लोग घर बनाने लग गए, खासकर जो व्यापार का काम करते थे, जैसे बर्तन और औजार बनाने वाले। ग्रामीण हाट धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों में विकसित होने लग गया और शहरों के शुरुआत ने मानव के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। अच्छा, हम इस शहरीकरण के बारे में जानते कैसे हैं? लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में एक खंडहर के बारे में पता चला। इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण ठेकेदारों ने इसके ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में कर दिया। इस अज्ञानतावश यहाँ की कई इमारतें नष्ट हो गई। 1921 में दयाराम साहनी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप दयाराम साहनी की है, इन्हीं के नेतृत्व में इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। तब जाकर पता चला कि खंडहर भारतीय उपमहाद्वीप के पुराने शहरों में से एक है। इस खंडहर का नाम था हड़प्पा। 1924 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जॉन मार्शल। ये थे डायरेक्टर जनरल किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो इन्होंने ही दुनिया को बताया कि एक नए सभ्यता जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये भारत में खोज की गई है। दुनिया को बताने वाले यही इंसान थे जॉन मार्शल। तो जैसे इसके बारे में पता चला तो हमारा जो इतिहास है वो और 2000 साल पीछे चला। उसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक शहरों का पता लगाया, जिनमें कौन कौन से शहर शामिल थे? जिनमें शहर थे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो देखिए कहां पर है, यहां पर है मोहनजोदड़ो। कालीबंगा, यहां पर है कालीबंगा। बनावली, बनावली है यहां पर। लोथल, लोथल है देखिए आपके यहां पे। और धौलावीरा, धौलावीरा यहां पर है, ये प्रमुख है। पुरातत्वविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों का पता लगाया है। चूंकि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम हुई थी, इसीलिए उसके समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जोड़ा जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक है। तो सबसे उत्तर में है आपका मांडा, जम्मू कश्मीर। इस मैप में देखिए आप, यहां देखिए मांडा दिखाई पड़ेगा, ये है सबसे उत्तरी हिस्सा। दक्षिणी हिस्सा देखेंगे तो दायमाबाद, इस मैप में देखिए यहां पर है आपको दायमाबाद, यह है दायमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, ये सबसे दक्षिण हिस्सा था। इस शहर का विकास आज से 4700 साल पहले यानी 2700 बीसी के लगभग शुरू हुआ था। और ये जो सिंधु नदी की धारा आपको दिख रही है, देखिए सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलुज, ब्यास, इंडस यानी सिंधु, तो ये इसी नदी के किनारे सारे मेजर सिटीज पाए जाते हैं। कुछ कुछ इससे दूर भी थे, जैसे लोथल हो गया, दैमाबाद हो गया, दूर थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पड़ता है, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। और ये जो मोहनजोदारो है, ये आपका सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। तो सभी सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हैं, इसीलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये 2700 बीसी के लगभग शुरू हुआ था। ये जो डेटा आपको 2700 बीसी या आज से 4700 साल पहले की है, ये एनसीईआरटी क्लास 6 का डेटा है, जो कि ऑथेंटिक माना जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखते हैं पूर्व में, तो पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, इस मैप में देखिए आप, यहां देखिए आलमगीरपुर दिल्ली के पास पड़ता है, ये है सबसे पूर्वी हिस्सा। उसके बाद पश्चिमी हिस्सा चले जाएंगे तो यहां पे देखिए इस मैप में सुतका जैंडोर, ये बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान में, ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली है, जैसे मुहरें, मनके, माप तौल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन, जिस पर काले रंग से चित्र बना था। इन स्थलों से मूर्तियां भी मिली है। अब हम देखते हैं कि इन शहरों की विशेषताएं क्या क्या थी। अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी हिस्सा जो होता था, ये वाला हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा जो होता था, छोटा होता था परंतु ऊंची जगह पर था, जबकि जो पूर्वी हिस्सा था वो निचले स्थानों में बना हुआ था। ये जो था वो निचले स्थानों में बना हुआ था। ऊंचे जगहों के पास बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग यानी साइटाडेल कहा। साइटाडेल कह दिया जो ऊंचे जगहों पर बसे हुए थे, और जो नीचे जगहों पर बसे थे उसका नाम रख दिया है निचला टाउन यानी लोअर टाउन। साइटाडेल में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे,
जबकि निचला नगर यानी लोअर टाउन में साधारण लोग निवास करते थे। अब दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए तस्वीर में आप ईंटे का इस्तेमाल दिखाई पड़ेगा आपको। नगर की चहारदीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई थी, जिसके लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल के बाद भी दीवारें मजबूती से खड़ी रह सकी। अब आता है घर कैसा था। तो घर प्रायः 1 या 2 मंजिल और कभी कभी तो 3 मंजिल के भी होते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। ये देखिए आप आंगन दिखाई पड़ेगा ये बीच में। प्रत्येक घर में क्या है, एक आंगन है और इसी के चारों ओर कमरे बने हुए थे। देखिए इस तरफ इसी के चारों, इसी आंगन के चारों तरफ आपको कमरे दिखाई पड़ेंगे। इस तरफ भी देखिए कमरे हैं सारे। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार या बाथरूम भी होता था। वहां के घरों में कुएं के भी प्रमाण पाए गए। ये देखिए कुएं की तस्वीर आप एक घर में। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थी और इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए नलियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। ये देखिए नालियां दिखाई पड़ेगी आपको। यहाँ भी देखिए ये नालियां ही तो है। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां और सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। यहाँ पर देखिए ये देखिए समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है। इस वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नालाओं तक पहुंचते थे। ये देखिए ये घर से निकला और छोटी नली जो कि गली में था, इसके ऊपर में ईंटा बिछा हुआ था। मध्यम आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थी। नाले ईंटों से ढके हुए थे। बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे, जिसमें गंदगी इकट्ठी होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे क्या पता चलता है, ये देखिए आपको ये दिखाई पड़ेगा साफ करने के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता था। आजकल जिस तरह से रहता है नालियों के ऊपर में, तो ये इसको हटा करके साफ कर ले जाता था। और ये देखिए ये जो नाली है इसके ऊपर में ईंटा लगा हुआ है। इससे क्या पता चलता है, यही कि लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति बहुत जागरूक थे। अब इसे करंट की स्कीम स्वच्छ भारत मिशन से जोड़कर देखिए और सोचिए। हड़प्पाई नगरों में इमारतें, सड़कें, गलियां और नालियों की सुनियोजित व्यवस्था एक तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का जरूर हाथ रहा होगा। यह तस्वीर मोहनजोदड़ो में पाए गए एक प्रिस्ट किंग की है। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है यानी पुजारी राजा की। और पता नहीं क्यों मुझे इस तस्वीर और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती जुलती लगती है। आप लोग प्लीज इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकालिएगा कि मैं किसी व्यक्ति और पार्टी विशेष को सपोर्ट करता हूं। यह तस्वीर मैंने केवल आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है। यहां देखिए इनकी दाढ़ी बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है। यहां पे ओठों की बनावट देखिए आप, और यहां पर देखिए, पता नहीं मुझे क्यों सिमिलरिटी नजर आती है। शासक शहर के लिए जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थरों और अन्य उपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेशों में भेजते होंगे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबा का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फाटिक जैसे बहुमूल्य पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग के पके हुए मिट्टी के आदा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। ये देखिए यहाँ पे सादे बर्तन और यहाँ पर देखिए आपको चित्रकारी वाले बर्तन दिखाई पड़ेंगे। तांबा, कांसा, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों यानी बहुत जो कठोर पत्थर होते थे, जिसको चर्ट स्टोन के नाम से भी जाने जाते थे, से नाप तौल के लिए बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण भी किया जाता था। बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियां, पशु मूर्तियां आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। हड़प्पाई शिल्पकला में
शिल्पकारों द्वारा स्टीटाइट पत्थर की बनी मुहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मुहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने तथा जब सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे तब पैकेट को बंद कर उसे सील करने में काम में लाते थे। हड़प्पाई मुहरें अपनी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियां मिलती है। ये देखिए जानवरों की कलाकृतियां मिलेगी आपको, इसमें जानवर खुदाई दिखाई पड़ रहे हैं आपको, कलाकृतियां हैं। दूसरी, इस पर कुछ लिखा होता था। ये देखिए किस भाषा में ये लिखा हुआ है, इस पर ये देखिए लिखा हुआ है। तो ये दो विशेषताएं हैं, जानवरों की खुदाई की गई है इस पे और साथ में कुछ लिखा हुआ है। इस तरह हमें पता चलता है कि वहां लेखन कला का आविष्कार हो चुका था। हालांकि अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, यानी ये अनडेसिफर्ड है। नगर गांवों से घिरा था। गांव के लोग शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से की जाती थी। सिंचाई कुओं एवं नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी। खेती के अलावे लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस और बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। साथ में शिकार भी कर लिया करते थे। यह तस्वीर है गुजरात के प्राचीन शहर लोथल की। ये समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र यानी बंदरगाह था। हड़प्पाई संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। यह व्यापार हड़प्पा के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। कुछ सामान तो लोकली अवेलेबल थे, जैसे शंख, जिसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं या सीप भी कह सकते हैं हिंदी में, नागेश्वर और बालाकोट में मिले हैं। ये वहीं की तस्वीर है। उसके बाद साटू घाई, यहां पर मिला है लेपिस लजुली। ये पत्थर देखिए, ये नीला पत्थर है, बहुत ही अधिक इसका दाम होता है। उसके बाद भरूच और लोथल से कारेलियन स्टोन मिला है, कार्नेलिया स्टोन भी कहते हैं इसको। ये देखिए पत्थर कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात से स्टीटाइट पत्थर ये मिले हैं। तो ये लोकली अवेलेबल सामान थे, लेकिन कुछ वस्तुओं का आयात भी किया जाता था। तांबा को खेतरी राजस्थान में है वहां से और ओमान से, सोना को कोलार कर्नाटका में है वहां से, चांदी और टीन को अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था और कीमती पत्थर प्रेशियस स्टोन को अफगानिस्तान, ईरान और गुजरात से इंपोर्ट किया जाता था। अब हम लोग आ चुके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ कि किस किस जगह से कौन कौन सा सामान मिला है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हड़प्पा जो शहर है ये सबसे पहला सिटी था जो कि डिस्कवर किया गया था, लेकिन ईंट लुटेरों द्वारा बुरी तरह से इसके नष्ट कर दिया गया था। और ये किसने बताया है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया है, जिसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। ये पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि इस तरह से सारे ईंटें की चोरी हो गई थी, लूट लिया गया था। इस कारण से ये शहर उतने अच्छे तरह से संरक्षित नहीं हो पाया जितने अन्य शहर जैसे कि मोहनजोदड़ो सुरक्षित रह पाया। उसके बाद अन्नागार मिला, यानी ग्रेनरी, जिसपे अनाज रखा जाता था। ये देखिए उसकी तस्वीर है। और मदर गॉडेस मिला है, मातृ देवी। ये देखिए दूसरा महत्वपूर्ण शहर है मोहनजोदारो। अब ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में था, वो रावी नदी के किनारे था और ये सिंधु नदी के किनारे है। इसको किसने खोदा था? राखल दास बनर्जी नाम के एक पुरातत्वविद ने खोदा था। इसके मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, यानी माउंड ऑफ डेड। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है महास्नानागार यानी ग्रेट बाथ। ये देखिए उसी की तस्वीर है। तालाब के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इस तरह सीढ़ियां बनी हुई है और इस तरफ से भी जाएंगे तो यहाँ भी सीढ़ियां बनी हुई है। तालाब का जो फर्श है, ये जो तालाब का फर्श है तराशी गई ईंटों से बना है। इसमें पानी के रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर तारकोल की परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास ही कुआं मिला है और ये जो महास्नानागार है इसमें पानी इसी कुएं से निकाल कर भरा जाता था।
यहाँ से पानी निकलने की भी व्यवस्था थी। ये माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। इसके अलावे यहाँ भी अन्नागार यानी ग्रेनरीज मिली है। एक बियर्ड स्टोन स्टैच्यू मिला है जिसकी तुलना हमने की थी नरेंद्र मोदी से। ये देखिए, ये मिला है पुजारी राजा की, दाढ़ी वाले पुजारी राजा की। और यहाँ पर एक चीज और देखिए, देखिए आपको एम्ब्रॉयडरी दिखाई पड़ेगी कपड़ों की। उसके बाद एक सिल्वर का बर्तन मिला है जो कि एक कपड़े से अटैच था। तांबे की भी वस्तु मिली है। प्रोटोशिवा मिला, ये उसी की तस्वीर है। प्रोटोशिवा यानी शिव जी का सबसे पुराना रूप। उसके बाद एक डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल मिली है, यानी नृत्य करती हुई कांस्य की लड़की भी मिली है। चान्हूदारों में क्या मिला है? तो चान्हूदारों कराट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। वहां पर मनका यानी बीड्स जिसको कहते हैं, जो माला जिससे बनती है, ये जो दिख रहा है आपको, मनका दिख रहा है ना, तो मनके बनाए जाते थे पत्थरों के। कौन कौन से पत्थर होते थे भाई? तो कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, इसके मनके बनते थे। और पत्थर के नहीं बल्कि धातुओं का भी बनते थे। कौन किस किस धातुओं के? कॉपर के यानी तांबा के, ब्रॉन्ज यानी कांसा के, सोना के, शेल शंख के, फेंस के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, उसकी चर्चा की गई है। टेराकोटा, और टेराकोटा या उसको कर लीजिए जो पके हुए जो मिट्टी, उसको टेराकोटा कहेंगे। और उसका शेप साइज कैसा था? डिस्क शेप का था, सिलिंड्रिकल शेप का था, गोलाकार भी था, स्फेरिकल शेप का भी था, बैरल शेप का भी था, बोतलनुमा भी था, सेगमेंटेड भी था। और जो टूल बनता था उसके लिए एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये चान्हूदारों में भी मिला है। इसके अलावा ड्रिल मशीन ये लोथल और धोलावीरा में भी मिला है। और ये जो ड्रिल होता था, इससे शेल को काटा जाता था, मेटल वर्किंग किया जाता था, सील को बनाया जाता था और वेट को भी बनाया जाता था। तो ये सब वहीं से प्राप्त हुआ है, चान्हूदारों से। एक और महत्वपूर्ण जगह है कालीबंगन, ये है राजस्थान में अभी। और यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं। ये तस्वीर देखिए जुते हुए खेत की। और ये जो हल का जो चिन्ह मिल रहा है, देखिए दो डायरेक्शन में मिल रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में मिल रहा है और एक इस डायरेक्शन में भी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि दो फसल को एक साथ ही लोग लगाते होंगे। और ये फायर अल्टर भी मिला है, यानी अग्निवेदी मिला है जहां पर आग जलाया जाता होगा। अब बात करते हैं धोलावीरा की। सामान्यतः शहर को दो भाग में विभाजित किया जाता था, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, सैटाडेल और निचला नगर। लेकिन धोलावीरा को तीन भाग में बांटा गया। ये स्पेशल सिटी है जिसको तीन भाग में बांटा गया था। और हर एक भाग को पत्थर के दीवार से घेरा जाता था। और उसी दीवार के बीच में कहीं एक गेट भी होता था, गेटवे भी होता था। वाटर रिजर्वायर मिला है, यानी पानी को छेकने के लिए बांध टाइप का बना हुआ मिला है। एक बहुत लार्ज एरिया मिला है, ओपन एरिया, खाली एरिया क्षेत्र, जो जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी होती होगी, कोई फंक्शन होता होगा। उसके बाद यहाँ की एक और विशेषता है कि यहाँ जो स्क्रिप्ट मिला है, यानी लिखा हुआ जो मिला है, ये बड़े लेटर मिला है, लार्ज लेटर मिला है। सामान्यतः जो हड़प्पा में मिला है वो छोटे छोटे लेटर मिले हैं, लेकिन एक धोलावीरा जगह है जहाँ पे कि बड़े बड़े लेटर्स मिले हुए हैं। और ये जो होता था पत्थर पे होता था और पत्थर को लकड़ी के फ्रेम में रखा जाता था। एक जगह है सरतुघाई राजस्थान में, और यहां से ट्रेसेस ऑफ कैनाल मिला। कैनाल मतलब नहर, नहर का चिन्ह मिला हुआ है। लोथल में क्या मिला हुआ है? लोथल में भी अग्निवेदिका यानी फायर अल्टर मिली हुई है। स्टोर हाउस मिला हुआ है, वहां भी ग्रेनरी यानी अन्नागार मिला है। एक डॉकयार्ड मिला है, ये जहां से व्यापार होता था। सील और सीलिंग मिला है। सील और सीलिंग में क्या फर्क है? ये है सील यानी मोहर, और सीलिंग होता है ये जो किसी सामान के ऊपर में लगाया जाता है, जिसको कि आप कोई खोल नहीं सकता। खोलेगा तो पता चल जाएगा कि ये टूटा हुआ सील है। उसके बाद यहाँ पर जो सैटाडेल यानी जो नगर दुर्ग था, वो उस पर दीवार से घेराबंदी नहीं की गई थी। बनावली एक जगह है हरियाणा में। बनावली में एक ये मिला है, ये क्या है? टेराकोटा का एक खिलौना वाला हल मिला है। एक खिलौना है, वहां से मिला है। फसलें कौन कौन से उपजाते थे लोग? तो फसलों में गेहूं, जौ, मूंग, चिकपी, सीसम, मिलेट, लेकिन चावल भी होता था, लेकिन बहुत ही रेयर, बहुत ही कम जगहों पर चावल उगाया जाता था। जानवर कौन कौन से मिले हैं? तो कैटल मवेशी है, शीप है, बकरी है, भैंस है
और सूअर, ये मिले हैं एनिमल। लेकिन कुछ हड्डियां मिली है वाइल्ड स्पेसीज की, जो जंगली प्रजाति थी, जैसे बोर, डियर, घड़ियाल। और ये सोर्सेस पता नहीं है कि ये कहाँ से आया था, क्या उसे शिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था हंटिंग स्पेसीज से, या खुद ही लोग शिकार करते थे, ये क्लियर नहीं है। उसके बाद हड्डियां मिली है फिश की, फॉल की, और ऑक्सन का यूज किया जाता था हल चलाने के लिए, यानी बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। अब बरियल साइट को देख लेते हैं, यानी समाधि या दफन को देख लेते हैं। तो जनरली वहां पर बहुत ज्यादा कीमती पत्थर बरियल्स में नहीं मिले हैं, यानी समाधि में कीमती पत्थर बहुत कम मिले हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कहीं कहीं पर बर्तन भी मिले हैं, कुछ आभूषण भी मिले हैं। जो आभूषण थे वो, इससे ये पता चलता है कि महिलाएं भी पहनती थी और पुरुष दोनों उसका इस्तेमाल करते थे। और हड़प्पा में एक स्पेशल बरियल्स मिला है, वहां पर 3 शंख का रिंग मिला है, अंगूठी मिला है, एक जैस्पर का बीड मिला है, मनका मिला है, और एक माइक्रो बीड मिला है, छोटा सा मनका मिला है। और ये कॉपर की मिरर देख रहे हैं, ये भी बरियल साइट में मिला हुआ है। अच्छा, लोगों के पास पैसा था तो लोगों के पास विलासिता का भी साधन होगा, नहीं लग्जरियस आइटम भी होगा। लेकिन कॉमन मैन, जो साधारण आदमी थे, वो डेली यूज का सामान, जो कि या तो पत्थर का बना होता था या मिट्टी को पका के बनाते थे, जैसे भट्टी हो गया, बर्तन हो गया, सुई हो गया, फ्लैश रबर हो गया, बॉडी स्क्रबर हो गया, जिससे कि शरीर का मैल हम लोग साफ करते हैं। लेकिन स्पेशल पर्सन जो होते थे वो फैंस का बना हुआ सामान यूज करते थे। ये फैंस का बना हुआ, फैंस कैसे बनता था, इसका प्रोसेस क्या था, बालू को बहुत ज्यादा चूर दिया जाता था, उसमें सिलिका को मिला दिया जाता था, उसके बाद उसमें रंग मिला दिया जाता था, और गम से यानी गोंद से उसको चिपका दिया जाता था। तो ये इस तरह से आकार मिल जाता था। तो इससे क्या बनता था, स्पिंडल वॉल बनता था, ठीक है। मिनिएचर छोटा बर्तन मिलता था, किस लिए, जिसमें कि ज्वेलरी यानी गोल्ड या सिल्वर का जो ज्वेलरी होता था उसको रखा जा सके। अब दूर देश से भी संपर्क होगा, तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट मिला। ये देखिए, ये आपको प्रोटो शिवा यानी आद्य शिवा की तस्वीर जैसी लग रही है। ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है। कौन से जगह से, तो दिलमुन एक जगह है, ये कहाँ है, बहरैन देश है, उसी का एक आइलैंड है वहां, और मगन, ये दोनों जगह से मिला हुआ है, और ये मेसोपोटामियन साइट है। एक मेलुहा जिसको कि ऐसा माना जाता है कि शायद वो हड़प्पन का ही एक जगह होगा, वहां से लैपिस लजुली मिला है, पत्थर हम लोग देख चुके हैं इसको, कॉपर, तांबा मिला है, गोल्ड मिला है, सोना मिला है, और लकड़ी का भी कुछ वैरायटी मिला है। अब इतना बड़ा सभ्यता था, इतने सालों तक रहा, लेकिन इसका भी अंत हो जाता है, एंड ऑफ सिविलाइजेशन हो जाता है। हमें कैसे पता चला कि इसका अंत हो गया, तो हमने देखा कि सील्स प्राप्त होना बंद हो गया, और जो स्क्रिप्ट, जो लेखन होता था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान थी, बिट्स जो मनके होते थे, बर्तन होते थे, ये सब धीरे धीरे मिलने बंद हो गए। और जो शिफ्टिंग था, वो शिफ्टिंग हो गया था किससे, पहले स्टैंडर्ड वेट इस्तेमाल किए, जो वजन होता था स्टैंडर्ड, धीरे धीरे देखते थे लोगों ने लोकल वेट इस्तेमाल कर दिया। इससे पता चल रहा है कि सभ्यता का धीरे धीरे खात्मा हो चला था। और 1800 BC आते आते जो अधिकतर जो हड़प्पन साइट थे, वो धीरे धीरे लोगों ने वहां पे बसना बंद कर दिया, लोग मूव करने लग गए दूसरे जगह पर। तो पॉपुलेशन टोटल 3 जगह पर चली गई। पहला डायरेक्शन था गुजरात, इस मैप को देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहां पर है ना। तो पहली जो थी वो गुजरात की तरफ, इस तरफ से मूव कर, इस तरह से करके साउथ की तरफ चले गए। उसके बाद दूसरा हरियाणा की तरफ मूव कर गए, इस तरफ मूव कर गए। और तीसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए। तो इस तरह से, तो इससे पता चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो चला था। तो इसका कारण क्या था, हड़प्पा सभ्यता जो अंत हुआ, इसका कुछ तो कारण होगा। क्या कारण था कि हड़प्पन सभ्यता का विनाश यानी खात्मा हो गया, तो इसके लिए कुछ प्रमुख वजह बताई जाती है, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में परिवर्तन, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है। क्योंकि एक हाल ही फिलहाल में IIT खड़गपुर में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 900 साल के सूखा की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा कारण था। और दूसरा वजह बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, डिफोरेस्टेशन हो गया होगा, या बाढ़ आ गया होगा, या नदियों ने अपनी धारा चेंज कर ली होगी, या
जो जानवर थे उसने सब सारे घास चर लिए और जो लैंडस्केप हो गया वो सारा ओवर यूज, ज़्यादा ही यूज हो गया। एक और कारण बताया गया है कि आर्यन ने अटैक किया था, जिसको हम लोग आगे जानेंगे कि आर्यन कौन थे। तो ये सारे रीजन है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है क्लाइमेट चेंज, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक एज की। टिल देन टेक ए गुड केयर ऑफ यू। जय हिंद।